नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शंकराचार्य ने दी योगी को कंस की संज्ञा। बोले कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। बोले चोला तो साधु का और गोहत्या हो रही काले नेमी कौन है बताइए। शंकराचार्य बोले केशव मौर्य को होना चाहिए यूपी का सीएम। शंकराचार्य और सीएम योगी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को कंस की संज्ञा दे दी है। उन्होंने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। दरअसल नंदी ने कहा था कि शंकराचार्य अच्छे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि मिले। शंकराचार्य ने कहा कि जैसी सरकार ही वैसा मंत्री है। बता दें इससे पहले शंकराचार्य योगी को औरंगजेब कह चुके हैं। योगी ने उन्हें इशारों में काले नेमी कहा था। शंकराचार्य ने योगी के काले नेमी वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि काल नेमी कौन है। काल नेमी राक्षस था और साधु बनकर सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? ब्राह्मण मानव गायों को मार दे। चोला साधु का पहनता है। यहाँ देखिए चोला तो साधु का है और गोहत्या हो रही है। अब आप बताइए कि काले नेमी कौन है। उन्होंने केशव मौर्य के बयान पर कहा ये वो वाली बीजेपी है जो शुरू में आई थी कि अब हम हिंदुओं के लिए काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने उसी बीजेपी की प्रारंभिक भावना का प्रदर्शन किया जो स्वागत योग्य है। शंकराचार्य ने बसंत पंचमी पर भी स्नान नहीं किया। शंकराचार्य बोले केशव मौर्य को होना चाहिए यूपी का सीएम। प्रयागराज के माघ मेले में संगम स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी पर भी शंकराचार्य ने संगम में स्नान नहीं किया और साफ कहा कि जब तक उन्हें सम्मान के साथ पारंपरिक तरीके से स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। शंकराचार्य का कहना है कि पालकी में स्नान के लिए जाना परंपरा है, नई मांग नहीं। उन्होंने प्रशासन पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। शंकराचार्य और योगी के बीच चल रहे तनाव में अब शंकराचार्य ने केशव प्रसाद मौर्य की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार नेता बताते हुए कहा कि राज्य की कमान ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो जिद या बदले की भावना से काम ना करे। उनका कहना है कि अफसरों से गलती हुई है लेकिन मामला बढ़ाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि जो जिद पाल कर बैठा हो या जिसके मन में बदले की भावना हो उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। विपक्षी नेताओं के उनसे मिलने पर उठे सवालों पर शंकराचार्य ने भाजपा से ही सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष आ सकता है तो भाजपा क्यों नहीं? भाजपा खुद को हिंदू पार्टी कहती है, फिर संतों के सम्मान के मुद्दे पर चुप क्यों है? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनते देख अब सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में एक टीमें लगाई गई हैं। ट्विटर पर एकदम से योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। नए नए हैशटैग के साथ ट्रेंडिंग की जा रही हैं। योगी है उपयोगी से लेकर वी सपोर्ट योगी तक ट्रेंड किया जा रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अपने खिलाफ बनते माहौल को देखकर अब जनता का पैसा योगी के प्रचार और प्रमोशन में लगाया जा रहा है। शिंदे ने किया सीजेआई का स्वागत, मचा सियासी बवाल। राउत बोले इसलिए 3 साल से तारीख पे तारीख। मुंबई एयरपोर्ट पर एक तस्वीर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का स्वागत किया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खुद शेयर भी की। शिंदे ने ट्वीट में लिखा कि जस्टिस सूर्यकांत एक खास कार्यक्रम के लिए मुंबई आए थे जहां एयरपोर्ट पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया, लेकिन मामला सिर्फ स्वागत तक सीमित नहीं रहा। यही वो समय है जब शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी केस की सुनवाई इस हफ्ते होनी थी लेकिन फिर से टल गई। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे की पोस्ट को रीट्वीट किया और सिर्फ एक लाइन लिखी, इसलिए 3 साल से तारीख पे तारीख। राउत के इस बयान को सीधे तौर पर न्याय प्रक्रिया में देरी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों का कहना है यह साफ तौर पर हितों का टकराव है। शिवसेना यूबीटी बनाम शिवसेना शिंदे गुट का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। एकनाथ शिंदे इस केस के सीधे पक्षकार हैं और अंतिम फैसले से उन्हें फायदा भी हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चल रहे मामले के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश किसी पक्षकार से मुलाकात कैसे कर सकते हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिर्फ निष्पक्ष होने तक सीमित नहीं है बल्कि निष्पक्ष दिखना भी उतना ही जरूरी है। संभल जज ट्रांसफर से भड़की सियासत। कांग्रेस बोली गुजरात का टेस्टेड मॉडल यूपी में लागू हो रहा है। कांग्रेस ने गिनाए कई ऐसे मामले, मोदी को घेरा। उत्तर प्रदेश के संभल में जज बदले जाने पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यूपी के संभल में वकील आक्रोशित हैं, वहां नारे लग रहे हैं। नौजवान, महिलाएं, छात्र, मजदूर, संत, मिडिल क्लास यानी देश का हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। बाबू बजरंगी के वीडियो से साफ है कि कैसे तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जज को बदलकर उसे राहत दी थी। यानी ये टेस्टेड मॉडल है
जिसे अब यूपी में लागू किया जा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे बीजेपी न्यायपालिका को कब्जों में रखना चाहती है और हम संभल के वकीलों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा मामले में सीजेएम ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे, क्योंकि उस हिंसा में 3 मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी। इसी आदेश के बाद जज का तबादला कर दिया गया और अगली तैनाती में उन्हें डिमोट कर दिया गया। फिर संभल में एक नए जज की तैनाती की गई, लेकिन जब वकीलों का दबाव बढ़ा तो चुपचाप उन्हें भी हटा दिया गया। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली दंगों में भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ आदेश देने वाले जस्टिस मुरलीधरन का भी आधी रात को तबादला कर दिया गया था। हाल ही में राजस्थान में अडानी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज दिनेश कुमार गुप्ता का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। ये दिखाता है कि कैसे बीजेपी इंसाफ का तराजू लिए जजों का मनमाने ढंग से ट्रांसफर करती है। बांग्लादेश को लेकर अमेरिका चीन आमने सामने, बंगाल की खाड़ी में बढ़ी वैश्विक ताकतों की भिड़ंत, भारत इस बीच कहां, उठ रहे सवाल। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव से पहले अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक तकरार खुलकर सामने आ गई है। दोनों देश एक दूसरे पर बांग्लादेश में दखल देने के आरोप लगा रहे हैं। बीजिंग ने वॉशिंगटन को नसीहत दी है कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझे और ऐसे कदम उठाए जो ढाका की स्थिरता, विकास और क्षेत्रीय सहयोग के लिए सही हो। दरअसल ढाका में चीनी दूतावास ने यह प्रतिक्रिया उस बयान के बाद दी जो नए अमेरिकी राजदूत ब्रेंट क्रिस्टेंसन ने दिया था। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय है और बांग्लादेश को चीन से जुड़ाव के जोखिम समझने चाहिए। इस पर चीन ने कड़ा जवाब देते हुए अमेरिकी बयान को गैर जिम्मेदार और पूरी तरह निराधार बताया। चीन ने साफ कहा कि चीन बांग्लादेश सहयोग 2 देशों का आंतरिक मामला है, इसमें अमेरिका की उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं। विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के इलाके में प्रभाव बढ़ाने को लेकर अमेरिका और चीन दोनों की नजर बांग्लादेश पर है। यह स्थिति भारत के लिए भी संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि भारत लंबे समय से क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने वाली भूमिका में रहा। इसी बीच खबरें हैं कि अमेरिका बांग्लादेश की राजनीति में प्रभाव रखने वाली जमात-ए-इस्लामी पार्टी के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये पार्टी पहले प्रतिबंधित रह चुकी है। इस पहल ने राजनयिक हलकों और बांग्लादेशी विशेषज्ञों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी साफ है कि बांग्लादेश चुनाव से पहले सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों की सियासत का मैदान में बनता दिख रहा है। मोदी बोले भारत बन रहा मजबूत राष्ट्र, बोले ताकत बढ़ाना और सही समय पर इस्तेमाल करना जानता है, बोले कमजोर देश लक्ष्य नहीं पाता। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर कहा कि भारत अब एक और मजबूत और दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी कमजोर देश अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हमेशा एक शक्तिशाली भारत का सपना देखते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपनी ताकत बढ़ाना, उसे जिम्मेदारी से संभालना और सही समय पर इस्तेमाल करना जानता है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने उन लोगों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया जिन्होंने देश को चोट पहुंचाई थी। ये नए भारत की ताकत और आत्मविश्वास को दिखाता है। 2 महीनों में 30 बार बदला चुनाव आयोग, हर 2 दिन में अपडेट, बीएलओ परेशान, चुनाव आयोग की तैयारी पर उठे सवाल। चुनाव आयोग के बीएलओ ऐप को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस ऐप के जरिए वोटर लिस्ट के एसआईआर का काम किया जा रहा था, उसमें सिर्फ 2 महीनों में करीब 30 बदलाव किए गए। ये ऐप बीएलओ के लिए मुख्य और लगभग एकमात्र टूल था जिससे उन्हें घर घर जाकर वोटर्स का डेटा अपडेट करना था। लेकिन लगातार अपडेट्स ने जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर 2025 से जब यह प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद ऐप में बार बार नए वर्जन जारी होते रहे। कई बार तो 48 घंटे के भीतर ही नया अपडेट आ गया। औसतन हर 2 दिन में ऐप बदल रहा था। बीएलओ और चुनाव अधिकारियों ने बताया कि ऐप की कार्यप्रणाली पहले से ही जटिल थी। ज्यादातर कर्मचारी टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। हर अपडेट के बाद उन्हें फिर से सीखना पड़ता था। कई बार डेटा दोबारा भरना पड़ा। कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा कि कोई स्पष्ट ट्रेनिंग मैनुअल नहीं दी गई, जिससे भ्रम और बढ़ा। ऐप के बार बार बदलने से काम की रफ्तार और सटीकता दोनों प्रभावित हुई। चुनाव जैसे संवेदनशील काम में टेक्निकल अस्थिरता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए ऐप पूरी तरह तैयार थी या नहीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। एसआईआर से पहले चुनाव आयोग की तैयारी कैसी थी? बीएलओ को कोई साफ निर्देश नहीं दिए गए और ऐप को 1-2 दिन में ही बार बार बदला जा रहा था। वो रूस पर निर्भरता घटाकर पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों से ज्यादा तेल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं ताकि सप्लाई में किसी तरह की कमी ना हो। बताया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम और ब्राजील की राष्ट्रीय तेल कंपनी के बीच ये समझौता अगले हफ्ते इंडिया एनर्जी वीक सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा।
ईरान की अमेरिका को चेतावनी, हमला हुआ तो युद्ध माना जाएगा। ईरान हाई अलर्ट पर, ट्रंप बोले हम देख रहे हैं। मध्य पूर्व में तनाव तेज हो गया है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उस पर कोई हमला हुआ तो उसे पूरी तरह का युद्ध माना जाएगा और उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। रॉयटर्स से बात करते हुए एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि देश की सेना सबसे खराब स्थिति के लिए हाई अलर्ट पर है। उन्होंने साफ कहा, चाहे हमला छोटा हो, सीमित हो या किसी खास ठिकाने पर सर्जिकल कार्रवाई हो, ईरान उसे सीधा युद्ध मानेगा और बहुत कड़ा जवाब देगा। उधर अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और सैन्य संसाधनों को मध्य पूर्व की ओर भेजा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब क्षेत्र में हालात पहले से तनावपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के जहाजों का बेड़ा ईरान की दिशा में जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सैन्य कार्रवाई की जरूरत न पड़े। अबू धाबी में रूस यूक्रेन अमेरिका की सीधी वार्ता, 4 साल के युद्ध पर शांति की कोशिश। ज़ेलेंस्की बोले जमीन का मुद्दा सबसे अहम। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कूटनीतिक पहल शुरू हुई। शुक्रवार को अबू धाबी में रूस यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। यह करीब 4 साल से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए सीधी बातचीत का पहला बड़ा दौर माना जा रहा है। बताया जा रहा है ये पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आगे बढ़ाई जा रही योजना के तहत हो रहा है। हालांकि शुरुआती अमेरिकी प्रस्ताव की कीव और यूरोपीय देशों ने आलोचना की थी क्योंकि उससे रूस के पक्ष में झुका हुआ बताया गया। वहीं बाद में यूरोपीय शांति सैनिकों के सुझाव पर मॉस्को ने भी आपत्ति जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बातचीत से पहले साफ कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जमीन का है। रूस अब भी चाहता है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हटे, जबकि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.